कि धीरे धीरे सीखना है। यूँ नहीं है कि मैं एक डिग्री, अब अगर मैं 1 साल की मान लो बीटेक कर दें तो क्या वो डिग्री नहीं मानी जाएगी? तो गवर्नमेंट के हाथ में है ना। जैसे यूजीसी अगर चाहे डिग्री को छोटा करना है, ड्यूरेशन कम करना है तो कर सकता है। और उसकी जो बात, जैसे बीएड की बात करते हैं, पहले 1 साल की थी, अब 2 साल की कर दी, बताओ क्या चेंज आया? डिग्री तो डिग्री रही ना, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो तो डिग्री जितनी रही। तो इसका मतलब ये है कि वो इसी चीज़ के लिए है कि आप में थोड़ा पैसेंस है। दूसरा, आप उस दौरान कितने लोगों से मिलते हो, तो उनके साथ कैसे उठना है, कैसे बैठना है। आप देखना, जो कॉलेज में बच्चा पढ़कर आता है और घर पे जो एक बच्चा रहता है, उसके हर चीज़ में आपको फ़र्क मिलेगा, उठने में, बैठने में, चलने में, हर चीज़ में फ़र्क मिलेगा। तो वो चीज़ आपको डिग्री के टाइम में सिखाया जाता है, जो बहुत ज़रूरी है सीखना। तो पहले हम अकेडमी की बात कर लेते हैं। जैसे कि सर ने बताया 10th के बाद आप आईटीआई के लिए जा सकते हो, उसके बाद पॉलिटेक्निक के लिए जा सकते हो। आईटीआई के बाद भी देखो, आईटीआई सीटीआई के बाद आप उसकी जो सीटीआई के बाद आपका वो आप आईटीआई वाले बच्चों में इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हो, है ना। तो वहाँ पर आप उस फील्ड में भी जा सकते हो, टीचिंग फील्ड में डायरेक्ट घुस सकते हो, आप उनको सिखा सकते हो। सीटीआई के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, पॉलिटेक्निक के बाद अगेन बीटेक कर सकते हो। तो ये एक पूरी सीरीज़ है कि आप आईटी से शुरू होकर भी बीटेक कर सकते हो, आप प्लस 10th के बाद 1-2 करके भी आप बीटेक कर सकते हो, 10th के बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करके भी आप बीटेक कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से जा सकते हो। इसके बाद करियर स्कोप पायलट का, जैसे कि सर ने बताया, पायलट बन सकते हो आप। पायलट 2 तरीके के होते हैं, कमर्शियल होते हैं, और जो एनडीए या सीडीएस के थ्रू जो जाते हैं वो लेफ्टिनेंट बनते हैं, वो भी उस फील्ड से भी आप जा सकते हो। दूसरा क्या रहता है, आप बायो साइड से जाते हो। अब बायो वाली फील्ड बहुत ब्रॉड फील्ड है, लेकिन जैसे ही हम बच्चे को 1-2 में डालते हैं ना, अब जैसे मेरे पास, मैं मेरे खुद की बताऊं तो मेरे पास बच्चे आते थे कि सर 1-2 में बायो ले लें, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी, भाई तेरे से एमबीबीएस क्लियर नहीं होगा। मेरे ताया का लड़का 3 साल से तैयारी कर रहा है, उससे नहीं हुआ। मैं वो फलाना है, वो 5 साल से तैयारी कर रहा है, उससे नहीं हुआ। यही आता था। लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम ये मैंने क्यों नहीं पता किया, या क्यों नहीं पता कर पाया कि एमबीबीएस ही थोड़ी ना है, उसके अलावा कितने एनएम जीएनएम वाले कोर्सेज आते हैं, फार्मेसी वाले कोर्सेज आते हैं। इसके अंदर मतलब भरमार है कोर्सेज की। बीएमएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, वीडीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, मतलब जो जितने भी नर्सिंग वाले कोर्स है वो सारे कोर्स कर सकते हो आप। और दूसरा, उनमें बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, और वो सारे के सारे कोर्सेज 1 से 1.5 साल के हैं। और कोविड-19 जब से आया तब से इनके में रियल में जो क्या डिमांड है इनकी, उसके बारे में पता चला है कि उनकी कितनी कदर होती है, किस तरीके से वो काम करते हैं। आप देखो कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एक बार जाकर देखो, जैसे चोपटा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाकर देखो, वहाँ पर ना मतलब वो आपको मिलेंगे जो किसी टाइम में आप ये सोचते थे ये कुछ नहीं कर सकते, वो सारे वहाँ लगे हुए हैं। कोई डीसी रेट पे लगा हुआ है, कोई मतलब परमानेंट लगा हुआ है। तो वहाँ कैसे पहुँचे, उस चीज़ के बारे में आप जानने की कोशिश करो। मोर ओवर, जो मेन बात यहाँ से समझने को निकलती है वो ये है कि कोई भी बंदा अगर किसी भी पोस्ट पर है तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि वो बना कैसे। उस चीज़ के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको एक जो करियर पाथ है वो अपने आप समझ आने लग जाएगा कि मुझे किस फील्ड के हिसाब से कहाँ पर जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है कि जैसे कौन सी फील्ड अच्छी है। सर ने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि फील्ड की अगर बात करें तो हर फील्ड अच्छी है, बशर्ते आप उसके अंदर टैलेंट कितने को, आप उसके अंदर कितना टाइम दे रहे हो और आप उसके अंदर कितना कर रहे हो। देखो, अगर जिसके माध्यम से आज आप हमें सुन रहे हो उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, फेसबुक के जो ओनर हैं मार्क जुकरबर्ग, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो 12th है। बीच में यूनिवर्सिटी उन्होंने ड्रॉप कर दी थी। बात फिर वहीं आती है। अभी मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक जम्मू कश्मीर के एक पर्सन है जो लगभग 100 के अराउंड ब्रिज बना चुके हैं, 45 साल से बना रहे हैं। और दूसरा, वो कोई मतलब प्रोफेशनल नहीं है, मीन्स कोई बीटेक डिग्री नहीं की है, मतलब वहाँ पर उनका जो अनुभव है वो इस चीज़ पर हावी हो गया। जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स आकर उससे पूछते हैं इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। बिल्कुल। मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटा या बड़ा कर रहे हो, उसके अंदर मेन चीज़ जो आपको चाहिए वो आपका डेडिकेशन ही चाहिए। उसके अंदर उस पाथ में लगातार आप चलते जाओगे तो रास्ते हज़ारों खुलते जाएंगे। बस रुकना नहीं है, डरना नहीं है, चीज़ें अपने आप होती जाएगी। एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि पढ़ने के लिए पैसा कितना ज़रूरी है ना, तो वो बात मैंने आपको क्लियर की है कि पैसे के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपको लोन ले सकते हो आप बैंक से, एजुकेशन लोन जिसको बोलते हैं, और दूसरा बिना पैसे के भी। जैसे अगर आपको पता हो तो अभी एक स्ट्राइक चल रही है जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना, वो सारा फीस स्ट्रक्चर को लेकर ही था। 150 रुपये में वहाँ से हम पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। तो 150 रुपये तो मेरे ख्याल से हर वर्ग, मतलब वो लड़ाई ही इस चीज़ की है कि कम पैसे में अगर डिग्री देश हमारा, वो पैसा कहाँ से आ रहा है जो वहाँ ज़्यादा लग रहा है। मतलब 150 रुपये अगर मैं फ़ीस पे कर रहा हूँ तो ये तो मान के चलो प्रोफेसर तो 2000 रुपये नहीं ले रहे ना वहाँ पर, वो तो अपना वही 1-1.5-2 लाख जो भी उनकी सैलरी है वो ले ही रहे हैं। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो हम ही पे कर रहे हैं टैक्स के हिसाब से। तो हम उन वैसे कॉलेजेस में भी हम इंटर कर सकते हैं।
ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। आप अब पता कैसे चले सर कौन कौन से, आपने तो बोल कर छोड़ दिया बहुत सारे कॉलेज हैं। तो आप नेट पे जाओ, गूगल चलाओ, सारे दिन यूट्यूब पर आजकल लगे रहते हैं, यूट्यूब का यूज़ करो। जैसे किसी ने पूछा कि पेरेंट्स का कितना रोल है, जब हम पढ़ते हैं तो पेरेंट्स का भी कोई रोल रहता है क्या? क्या पेरेंट्स का इतना ही रोल है अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल के अंदर करवा दिया और उसके बाद बस जी आप पढ़ाओ आप ही बनाओ? ऐसा नहीं है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे, ये मेरे को एक वाक़या याद आ रहा है, मेरे गांव में एक सेमिनार हुआ था जिसके अंदर ये बात हो गई थी कि पेरेंट्स तो पढ़ाने के, वो गांव में ऐसे ही बोलते हैं हम तो पढ़ाने के आड़ू हैं, पैसे लगा देंगे, बनना तो तुम्हें ही है। लेकिन मैं एक छोटी सी बात मैंने वहाँ पर पूछी थी, आज मैं दोबारा से वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि एक किसान जब खेती करता है तो जैसे कि अभी हालात चल रहे हैं ऐसे, जब खेती करता है तो वो फसल को बोता है और फिर उस फसल की केयर करता है। कब तक? जब तक कि वो फसल पक कर तैयार ना हो जाए, है ना। जैसे आजकल नरमे में सारा काला हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो सारे किसान चिंतित हैं कि ये काला कैसे हुआ, इसको कौन सी दवाई डालें, क्या नहीं करें। मतलब उन्होंने कम से कम 100 लोगों से पूछा होगा कि क्या करें कि फसल अच्छी हो। सारे किसान गाँव में इकट्ठे बैठ कर बात करते हैं, यार फाका आ गया, इसका क्या इलाज करें, है ना। वो फसल उस टाइम उनके बच्चों की तरह है क्योंकि उससे उसकी आजीविका चलेगी। लेकिन फिर बच्चे कहाँ हैं? अगर फसल बच्चे की तरह है तो बच्चे कहाँ हैं? जब बच्चा नशे में जाता है तो पेरेंट्स क्यों नहीं ध्यान दे पाते? वो चला कैसे गया? जब फसल काली होती है तो पता होता ना किसान को कैसे गया, लेकिन बच्चा गया तो पता ही नहीं कहाँ से गया। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे कम से कम स्कूल में आकर ये तो पूछे कि फ़ीस ही ले रहे हो या मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर इतना जिम्मेदार हर पेरेंट्स हो जाए कि स्कूल में आकर ओनली क्वेश्चनिंग करे, महीने में 1-2 बार पेरेंट्स मीटिंग में, आप खुद एक संस्था रन कर रहे हो, आप बताओ पेरेंट्स मीटिंग में कितने पेरेंट्स आते हैं, ना। वो चीज़ बहुत लैक करती है। आप शहरों में देखोगे ना तो पेरेंट्स इतने जागरूक हैं, अगर एक दिन स्कूल का काम नहीं दिया ना तो वो मतलब वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डाल देते हैं ट्रस्टीज़ को कि आपका स्कूल ये कैसे रन हो रहा है या काम तक नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमारे पेरेंट्स इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। इतनी भूमिका तो पेरेंट्स को निभानी पड़ेगी। दूसरा कि फ्रेंड सर्कल और इन्वायरमेंट का कितना रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड सर्कल की तो उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है हमारी सक्सेस के अंदर। या तो फ्रेंड्स बनाओ ही मत, एक ही चीज़ को फ्रेंड बनाओ, दैट इज बुक्स, है ना। या फिर अगर फ्रेंड सर्कल हमारा बनता है तो उस फ्रेंड सर्कल के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सारे के सारे, जैसे आपने देखा हुआ एक पूरा का पूरा ना इकट्ठा सर्कल बनकर बैंड बना लेता है, या एक सर्कल बनाकर अपनी कोई कंपनी खड़ी कर लेता है ना। अब उन सब की सोच पॉजिटिव तो उन्होंने किया, लेकिन आपने ये भी देखा हुआ एक पूरा फ्रेंड सर्कल बनकर पान सिंह तोमर बन जाता है ना। ये पूरा फ्रेंड सर्कल बनकर पूरी गैंग तैयार शुरू कर लेता है। तो ये सारा सर्कल का इम्पैक्ट होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रोल ऑफ मोबाइल। आज के टाइम में अगर सबसे बड़ी कोई बीमारी किसी स्टूडेंट को लगी हुई है तो वो मोबाइल ही है, लेकिन वो बीमारी है नहीं, रियल में बीमारी बना ली गई है। जैसे अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल वाकई में बुरी नहीं है एज ए, अगर उसको मेडिसिन लेता, लेकिन वो उसको अति करेंगे तो फिर वो नुकसान भी देगी। वैसे ही सेम गेम जो है वो मोबाइल का है। अगर हम अब मोबाइल में जब हम गेम खेलते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि गेम बना कैसे, है ना। जब हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि वो एप्लीकेशन बनी कैसे, वो भी तो करियर भी है ना। एनिमेशन, जैसे सर ने बोला, एनिमेशन में आप जा सकते हो। या फिर मैं आपको बताऊं कि मोबाइल डिजिटल जो ये दुनिया है पूरी की पूरी, इसके अंदर आप कितनी सारी ऐसी फील्ड बनती है जिनसे गेम बनाना, एप्लीकेशंस बनाना, उसको रन करना, उसे मार्केटिंग करना, आपकी एप्लीकेशन चलेगी उसमें कौन सी एडवर्टाइजमेंट चलेगी, इस चीज़ को डिसाइड करना, गूगल के अंदर ऐड चलती है उस चीज़ को डिसाइड करना, और लोग इससे बहुत पैसा भी कमा रहे हैं आज के टाइम में, जिनको खूब नॉलेज है ना। मार्केटिंग का आज के टाइम में अगर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई है तो वो यही गेमिंग, जिसके बच्चे एडिक्टेड है, इनके थ्रू ही होती है, या मैं कहूँ इंटरनेट के थ्रू ही होती है। और इंटरनेट से हर चीज़ बन सकती है, एप्लीकेशंस कैसे बनती है, इनमें रोल आता है कोडिंग डिकोडिंग का। मैंने सरसा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे बच्चे नहीं देखे जो कोडिंग डिकोडिंग की तरफ भाग रहे हो, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप कोडिंग डिकोडिंग सीखते हो तो आप करियर में कहीं भी कोलैप्स हो ही नहीं सकते, आप एक इस फील्ड को आप चूज़ कर सकते हो। दूसरा, फोटोग्राफी में हम यही समझते हैं कि बस गाँव के अंदर जो ये स्टूडियो है यही फोटोग्राफर होते हैं। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, वाइल्ड लाइफ जो फोटोग्राफी थी, उस फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। और एक स्टिल जैसे फैशन डिज़ाइनिंग में फ़ोटोग्राफी होती है, उसमें आप जा सकते हो। वेडिंग शूटर अलग होते हैं, उस फील्ड में आप जा सकते हो। और जो प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफी होती है उस फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। और जा सकते हो सर कैसे जाएं, तो मैं आपको बताऊं, इनकी यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, इनके कॉलेजेस हैं। जैसे बीटेक करवाने वाले कॉलेज हैं वैसे ही फ़ोटोग्राफी सिखाने वाले भी कॉलेजेस हैं।
जैसे सिनेमाग्राफी में जाना है तो सिनेमा के अंदर एक्टिंग कैसे करनी है, इसके लिए एक्टिंग स्कूल्स हैं। जैसे अनुपम खेर है, अनिल कपूर है, जैसे आप नोएडा में आपको इन सब स्टार्स के स्कूल मिल जाएंगे। अनिल कपूर का स्कूल है वहाँ पर, बोनी कपूर का स्कूल है वहाँ पर, AAFT नाम से एक स्कूल है जो बोनी कपूर का है, और उससे बहुत बच्चे निकले हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शाहिद कपूर वहाँ से निकला हुआ है। तो मतलब इस तरीके से हम वहाँ से जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि यार ये नसरुद्दीन साहब बहुत गजब की एक्टिंग करता है, थिएटर का बंदा है, तो थिएटर में पहले वो गया ही होगा ना, वहाँ पर उसने एक्टिंग सीखी होगी। इसलिए एक थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में भी हमें बदलाव करने की ज़रूरत है। जब हम स्कूलिंग के अंदर हम पढ़ा रहे होते हैं तब हमें ये नाटक वगैरह हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ये भी एक स्कूल का हिस्सा होना चाहिए जिससे बच्चा एक्टिंग की तरफ थोड़ा सा रुझान हो सके। दूसरा, फैशन डिज़ाइनिंग। जितने भी मॉडल्स बनते हैं, मैं आपको एक रियल लाइफ घटना बताता हूँ मेरी एक फ्रेंड की। वो दिल्ली SSC की तैयारी करने के लिए गया था और हम साथ ही एक रूम में रहते थे। जिम का बहुत गजब का, मतलब उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। जैसे जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कोई किसी चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, अलग अलग अपने हॉबी बनाता है। उसकी हॉबी ओनली जिम थी कॉलेज टाइम से। आप उसकी बॉडी भी देखोगे आपको लगेगा। और देखो फिर उसने क्या काम किया वहाँ पे, उसने फिर जाते सबसे पहला काम तो जिम ज्वाइन करना था, कोचिंग में तो बाद में जाना था उसने यहाँ पर जिम ज्वाइन किया। तो जहाँ पर उसने जिम ज्वाइन कर रखी थी वो उसे कहता है तो ट्रेनर बन जा। उसकी इतनी अच्छी फिजिक थी और उसको इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि उसे कहता है कि आप ये करने लग जाओ। तो उसने वहाँ पे एज ए ट्रेनर शुरू कर दिया। अच्छा, वो ट्रेनर रहते रहते ना उसका एक कॉन्टैक्ट एक ऐसे पर्सन से हुआ, वो कहता है यार हमें बाउंसर्स की ज़रूरत है। अच्छा, वो बाउंसर्स फील्ड में चला गया। अब देखो यहाँ से एक करियर पाथ नया बनता है। जब हम बाउंसर बनते हैं तो बाउंसर किस चीज़ के बनेंगे, मान लो कोई ना कोई बार होगा, कोई सॉन्ग बार हो सकता है, डांस बार हो सकता है। अब डांस बार के जैसे हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सामने एक डीजे भी होगा जो सॉन्ग्स को बजाएगा, है ना, और उस सारे को ऑर्गेनाइज करने वाले कोई इवेंट मैनेजर भी होगा। ये चीज़ें मिलेंगी आपको वहाँ पर। तो ये तीनों की तीनों कहाँ से आई है, फिर अगेन एक करियर पाथ है। आपको देखना पड़ता है, जब आप कहीं भी चल रहे होते हो तो चलते चलते आपको अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करना होता है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है और वहाँ कैसे पहुँचा। जितने भी ज्वेलरी शॉप हैं दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हर एक आगे कोई ना कोई आपको बाउंसर मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 2000, 3000, 4000 रुपये वाले बाउंसर होते हैं, उनकी सैलरी से 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली होती है बाउंसर की। और जो बार के अंदर बाउंसर होते हैं ना, बड़े बड़े बार के जो बाउंसर होते हैं, उनकी सैलरी 1-1 लाख रुपये तक होती है, प्लस उनकी डाइट, रहना खाना पीने का खर्चा, है ना, और एक वो लाइफस्टाइल जिसको मेरे ख्याल से युवा जीना चाहता है। जबकि उसमें कोई वो ऐसा अच्छा नहीं है वो लाइफस्टाइल, लेकिन मन में होती है कि यार एक बार मैं भी ऐसा करके देखूं। जैसे उड़ता पंजाब अगर मूवी किसी ने देखी है तो शाहिद कपूर वाला करैक्टर एक नेगेटिव करैक्टर था, लेकिन मेरे ख्याल से जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं वो उस करैक्टर को जीना भी चाहते होंगे ना। तो वो वाली चीज़ें हैं, हमें हर एक चीज़ को, और हमारे पेरेंट्स को हमें नेगलेक्ट नहीं कर सकते वो चीज़ के लिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कोई नहीं करने दे, अपने आप होता रहेगा। इस चीज़ से हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमारे बच्चों में ध्यान देना होगा, सेम वैसे ही जैसे हम अपनी फसल पर देते हैं। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि फिर वो बच्चा ख़राब नहीं होगा। दूसरा, वो बच्चा कहीं भी किसी भी तरीके से लैक नहीं करेगा। आपको मैं 2 चीज़ें और बताता हूँ, हम में से हो सकता है किसी के साथ हुई हो। एक तो जैसे हम बचपन में जब हमें कोई फॉर्म भरना होता था या कोई मतलब रजिस्ट्री के लिए या फिर कोई अपने जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हमें जाना पड़ता था, तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती थी, पापा मेरे को आधार कार्ड चाहिए, पापा कहता चल बेटा मैं बनवा रहा हूँ। और कुछ पापा ऐसे भी होंगे जा और बनवा लो ना, जो जा और बनवाला वाले थे वो आज हर काम करवा सकते हैं। और जो हमारे आगे जो पेरेंट्स हमें कर करके दे रहे थे, जैसे शहरों में चलाना, गाड़ियाँ छोड़ने आती है बच्चों को स्कूल तक, वो अपनी मर्जी से बाज़ार तक नहीं जा सकते। और एक हमारे गांव के बच्चों को देख लो, उनको चाहे तुम अमेरिका भेज दो, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। मतलब बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी देना भी ज़रूरी है, लेकिन उस आज़ादी का गलत फ़ायदा ना उठ जाए उस चीज़ को ध्यान भी रखना ज़रूरी है। मेरा एक भाई है जो मुझे हमेशा एक बात का एग्जांपल देता है कि अपने पेरेंट्स ने हमें इतनी आज़ादी दी जितनी कि एक खेत के अंदर एक किसान अपनी जो उनके भैंस है या गाय है उनको चरने के लिए जितनी आज़ादी देता है। मतलब बीच में एक खुंटा रोप दिया, उसके भैंस को बांध दिया और एक रस्सी की एक लेंथ होगी, इतने इतने एरिया में वो खा सकती है। अगर उस भैंस को हम खुला ही छोड़ दें फिर तो पूरा खेत ही खा जाएगी, खेत भी खराब कर देगी। सेम केस हमारे साथ है। हमारे पेरेंट्स हमें आज़ादी दें, लेकिन उतनी ही आज़ादी दें जितना हमारा एक दायरा बन सकता है। अगर उससे ज़्यादा अगर हम उसको आज़ादी देते हैं तो फिर खेत खराब ही होगा। तो इन थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हम समझ सकते थे। और जॉब, रही बात जॉब की, तो जीडी की तरफ आज के युवा पता नहीं बहुत
ज़्यादा भाग रहे हैं, आप समझिए कि सिपाही बनने से अच्छा आप लेफ्टिनेंट भी बन सकते हो। अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अगेन वही आता है कि बहुत रिक्वायरमेंट है कि जल्दी से कोई जॉब मिले, तब हम ऐसी भी क्विक जॉब भी होती है कुछ जिनके बारे में सोच सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक स्टूडेंट था जिसने यूपीएससी क्रैक किया, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास बिल्कुल भी। तो उसने एक तरीका अपनाया था, मेरे ख्याल से वो हर एक उस युवा स्टूडेंट के लिए कामयाब हो सकता है, कंटेंट राइटिंग का। जैसे मैं मेरे स्टेटस वगैरह में लगाता रहता हूँ कहाँ पर ज़रूरत है कंटेंट राइटिंग, कहाँ नहीं है। हम जैसे मेरे को बुक लिखनी है मेरी, तो वो बुक मैं कहीं ना कहीं से तो टाइप करवाऊँगा ना। अगर आपको टाइपिंग आती है आप भूख नहीं मरोगे, आप 10 से 15 हज़ार का हर टाइम अपना काम चला सकते हो टाइपिंग से। और उसके साथ साथ फिर आपका जो एम है उसके लिए आप आगे बढ़ते रहो, और वो काम घर से ही करना होता है। मतलब वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा समराइज़ करने की ज़रूरत है, हर एक बात को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। करियर पाथ का यूपीएससी की तैयारी करनी है तो सबसे पहले बेसिक समझने की ज़रूरत है कि आपको एनसीईआरटी आती है। ये नहीं है कि बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर जाकर दिल्ली ज्वाइन कर लिया, बाजीराव ज्वाइन कर लिया, मैं तो IAS बनूंगा। घर पे पूछ लो बेटा क्या करेगा, तो IAS की तैयारी, जबकि बेटे को चाहे पता ही ना हो IAS की फुल फॉर्म क्या है ना। तो उसके लिए बेसिक क्या है, अगर आपको IAS की तैयारी करनी है तो मेरा ये मानना है पर्सनली, जितने स्टूडेंट्स मैंने अभी तक यूपीएससी के पढ़ाए हैं, कि पहले उनको एनसीईआरटी ढंग से आनी चाहिए। 6 से 10th की आप एनसीईआरटी पढ़ो, देन आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो, ताकि आपको समझ तो आए टीचर करवा क्या रहा है। अदरवाइज़ तो आप देखना आधी चीज़ आपके ऊपर से जाएगी, आधी आपको समझ आएगी। तो वैसे ही जुडिशरी के लिए जाओगे तो सेम सिलेबस रहता है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। और आपको पता है हरियाणा में जितनी पोस्ट निकलती है स्टेट जॉब की, अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको 7th 8th 9th 10th क्लास की एनसीईआरटी आती है, जिसको आप जीके बोलते हो कि पता नहीं कहाँ से आती है, तो आप देख लो हरियाणा का कोई पेपर उठा लो, 7th 8th क्लास के अलावा साइंस कहीं से नहीं आएगी। और वो भी कहाँ से, जो 7th 8th की क्लास में आपको MCQs दिए होते हैं ना, वो डिट्टो उठ कर आए हुए हैं। बताओ आप, एक कांस्टेबल का पेपर हुआ था 30 नवंबर 2016 में मेरे ख्याल से, उसका मैं अपने चैनल के ऊपर वो रिव्यू कर रहा था। तो वहाँ पर मैंने देखा 11th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन यूँ की यूँ उठ के आए हुए थे एग्जाम्पल। और अभी बहुत सारे बच्चों ने वो बोला किया कि सर 11th 12th का सिलेबस आ रहा है मैथ के अंदर, वो कैसे होगा। आप वो सारे क्वेश्चन देख लो, आपके जो बेसिक जैसे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का जो बेसिक है उसके जो एग्जाम्पल है बुक के अंदर, वो सेम क्वेश्चन उस पेपर के अंदर आया हुआ है। मतलब युवा जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो अपने आप को एक थोड़ा सा यूं करके अपने आप को बांध के चीज़ों से उतना ही पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे का गेम है मैट्रिक्स की बेसिक को सीखना था, और वो टाइम वो नहीं दे पाता, और वैसे अच्छे से 7-7 घंटे वो जीके पढ़ता रहता है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कहाँ से क्या आएगा कुछ नहीं पता। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बहुत सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, उसको आप कैसे कम कर सकते हो। अब बात फिर वहीं आ जाती है, कम करें कैसे। कम करने का एक ही तरीका होता है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं आप उनको करो, वहाँ से आपको सिलेबस का पता लग जाएगा कितना करें। कोई भी जॉब लगने के लिए एक चीज़ तो ज़रूरी है, दैट इज़ एजुकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो पहले तो वो करना ज़रूरी है, उसके बाद फील्ड बहुत सारी बन जाती है। आप धीरे धीरे उन फील्ड्स के बारे में तब जान सकते हो जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। उस टाइम में आप अगर उसके ऊपर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे उसके बारे में सीख सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान से सुनोगे, इनको समझोगे और इनके हिसाब से चलोगे, तो मेरा ये मानना है कि आप एक सही ढंग से एक करियर को लेकर चल सकते हो। अब जितने भी यहाँ पर सर ने बात की, जितने भी मैंने बात की, जिन जिन पॉइंट्स के बारे में बात की, आपको इनके ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगे। भी अगर आपको JSO बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या कैसे कैसे कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट को मिल जाएगी। अच्छे ज़्यादा पैसा लगाने वाला कौन सा कॉलेज है, कम वाला कौन सा है। दूसरा एक चीज़ मैं छोटी सी और कहना चाहूँगा लास्ट में, कि जब आप कॉलेज को चूज कर रहे हो तो इस बात का ख्याल रखना कि वो कॉलेज किसी रूरल एरिया में ना हो, क्योंकि जब वो कॉलेज रूरल एरिया में होता है ना, तो वहाँ का जो पूरा क्राउड होता है वो रूरल ही होता है। तो वहाँ पर एक जो कम्युनिकेशन वाली जो बात हमारी चल रही थी, वहाँ पर लेकर आ जाती है बच्चा को। इसलिए आप कॉलेज ऐसा चूज़ करो जो बड़ी सिटी में हो। उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि मान लो मैंने बीटेक करने के लिए दिल्ली को चूज़ कर लिया, और बीटेक वाला सिस्टम मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे ऊपर से हो रही सारी चीज़ें, लेकिन करनी तो पड़ेगी। तो उसके साथ साथ दिल्ली में मेरे पास हज़ारों ऑप्शन है। जैसे मैं कोई प्ले स्कूल है, कोई गेमिंग का, एनिमेशन का, इवेंट मैनेजमेंट का, SSC की तैयारी है, UPSC की तैयारी है, जुडिशरी की तैयारी है, मतलब किसी भी चीज़ की मैं एक अलग इंग्लिश स्पोकन कर सकता हूँ, वो फील्ड भी है ना। तो मतलब एक चीज़ को मैं साथ में पैरेलल पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो किसी रूरल एरिया में है, तो वहाँ पर मान लो 70-80 किलोमीटर जाके कोई शहर आता है, तो आप मेरे को ये बताओ दूसरा कोई ऑप्शन कैसे साथ में उठा सकते हैं। इसलिए आप जब भी
इस टाइम जो जिन बच्चों ने 12th की है उनके सामने ये एक है कि कौन से कॉलेज में पढ़ें। कॉलेज मैटर नहीं करता, मेरे ख्याल से जगह मैटर करती है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, और थोड़ा सा क्राउड मैटर करती है कि वहाँ की क्राउड कैसी है। तो वो शहरों में ही क्राउड थोड़ी अच्छी मिल सकती है, तो उस चीज़ को आप देख सकते हो। पीयू की अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू, जैसे कुछ बच्चे ओपी ग्लोबल में जाना चाहते हैं जिसकी 28-29 लाख रुपये फीस है, तो ऐसा आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि शहर में हो लेकिन फ़ीस कम हो। सर ने होटल मैनेजमेंट वाला जो उठाया, होटल मैनेजमेंट में मैनेजर बन सकते हो, हाउसकीपिंग में जा सकते हो, वेटरिंग में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और फ़ॉरेन में सर इनका इतना स्कोप है कि आप पूछें मत। लेकिन फ़ॉरेन में भेजने वाले घर वाले, मेरे परिवार में एक जाने लगा था बाहर, उसकी माँ रोने लग गई, कहती मेरा मन नहीं लगेगा। उन चीज़ों को थोड़ा सा बाइकआउट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, फैमिली को समझाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, बाकी सर इसको समराइज़ करेंगे। थैंक यू सर, जो आपने बहुमूल्य ज्ञान दिया। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए बड़ा यूजफुल है अगर इसको यूटिलाइज़ करोगे, अगर इसको समझा है, कोशिश करोगे इसमें 10% भी अगर ऑब्जर्व कर लेते हो और आप इसके प्रॉपर गाइडेंस के हिसाब से अगर चलते हो। बस बात ये है, आपको ये नहीं देखना कि अच्छा पैसा किस में मिलता है, ये चीज़ मायने कहीं नहीं रखती बेटा। कहीं पे भी जाओ अच्छे से वर्क करो। पहली बात तो हार्ड वर्किंग, ये मायने मत रख के चलो कि मैं सिर्फ पैसा कमाना है, अच्छा पैसा किस में मिले। पढ़ाई का मतलब, नौकरी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। समाज का सुधार करना, अपने परिवार का सुधार करना, अपने देश का सुधार करना, जिसमें कुरीतियाँ हैं उनको सुधार करना। आपके हाथ में कमांड दी जाती है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट का सुधार करिए। अब IAS IPS ऑफिसर होते हैं, क्या उनको इसलिए कि आप पावर है, आप किसी भी पर्सन को ले आइए अंदर डाल करके पीटिए, क्या आपके पास पावर है, इस डिस्ट्रिक्ट का आप एक राजा हो, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कहीं पर भी सोच नहीं आनी चाहिए आपको। आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट की कमांड दी गई है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का सुधार कैसे किया जाए, इसको अच्छे से लोगों के अंदर जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, दूर कैसे की जाए, इस पे फोकस करना है। और नौकरी का कहीं ये उद्देश्य नहीं होता तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। किसी भी फील्ड में जाइए, बेहतर होगा। आप कोई भी आर्ट लीजिए, कॉमर्स लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए मन से। स्टडी का मतलब टाइम के आवर्स काउंट करना नहीं होता। आप देखते हो अपनी वॉच को कि सर मैं 10 बजे बैठा था, मैं शाम को 4 बजे उठा था, मैं इतने 6 घंटे कंटिन्यू स्टडी की है। वो काउंट करना बंद कर दीजिए। आप काउंट सिर्फ उसी चीज़ को करिए कि आपने लर्न कितना किया है, आपने क्वालिटी टाइम कितना दिया स्टडी को। बस इतना ही मायने होता, चाहे वो 2 घंटे क्यों ना हो, आपके क्वालिटी के टाइम होना चाहिए, वो अपने तन मन से होना चाहिए। इसी के साथ मेरी बात यहीं पे समाप्त होती है। बाकी अपने परवीन जी सर। धन्यवाद सर आपका। अपने बच्चों को बहुत अच्छी बात बताई और उनके करियर के बारे में जो चीज़ें आज तक हमने भी नहीं सुनी थी वो चीज़ें भी आपने बताई। तो मैं ये बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन्होंने जो भी आपको बातें बताई हैं उनके ऊपर आप अमल करें, और आपके आस पड़ोस में कोई भी अच्छी जॉब पे लगा हुआ है तो उसके पास बैठकर एक बार उनके बारे में, वो कैसे काम करते हैं, इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, इस बारे में आप एक बार विचार विमर्श ज़रूर करें। तो इसी उम्मीद के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, थैंक यू।